नमस्कार, मैं सुखदेव, प्रवक्ता भूगोल। आज पुनः आपका अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, हर घर पाठशाला अभियान के तहत ये समस्त वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो कक्षा 12वीं के लिए है और ये अध्याय 6 पार्ट 2 से है, जिसमें जल संसाधन चैप्टर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जल संसाधनों की समस्याएं, जल गुणवत्ता की समस्या और जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन। तो आज हम जल संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे और ये भारत के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि भारत में किस तरीके से जल संसाधनों की समस्याएं हैं और कैसे जल गुणवत्ता की समस्या है और किस तरीके से हम उनका संरक्षण और प्रबंधन तथा निवारण कर सकते हैं। तो आइए, जल संसाधन। जल एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है या संपदा है जो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। मानव के लिए इसका विशेष महत्व है क्योंकि मानव जल का उपयोग पीने के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योगों, घरेलू कार्य तथा बिजली उत्पादन के लिए करता है। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जल की मात्रा देखें तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग के ऊपर जल पाया जाता है और पृथ्वी के 29% जो भाग है वो स्थल के रूप में है। यह 71% जल जो है ये लवणीय और अलवणीय जल के रूप में धरातल के ऊपर पाया जाता है। तो अगर हम जल की मात्रा को 100% के रूप में देखें तो 97% जल जो है वो समुद्रों में पाया जाता है और ये 97% जल जो है ये लवणीय जल है, अर्थात नमकीन पानी है, ये पीने के योग्य नहीं है। मात्र 3% जल जो है वो पीने के योग्य है, जो अलवणीय जल है, जिसमें जो शुद्ध जल है या जो मीठा पानी है वो मात्र 3% है। और ये 3% जल में से भी 2% जल जो है वो पोलर आइस के रूप में है, जो हमारे बर्फ है, बर्फ के रूप में है। और मात्र 1% जल ही नदियों में, झीलों में या भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो बहुत थोड़ी मात्रा में जो है वो मात्र 1% जल ही जो है वो पीने योग्य है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो नेक्स्ट है जल संसाधनों के प्रकार। अब जल संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला है सतही जल संसाधन या सरफेस वाटर रिसोर्सेज और दूसरे हैं भूमिगत जल संसाधन, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। जो सतही जल संसाधन है ये वो जल है जो धरातल पर पाया जाता है और ये अधिकतर नदियों में पाया जाता है। उसके बाद तालाबों में, झीलों में ये जल पाया जाता है। अगर हम सतही जल की बात भारत के संदर्भ में करें तो भारत में सतही जल जो है वो सबसे अधिक नदियों में पाया जाता है और देश की नदी प्रणाली में लगभग 1869 अरब घन मीटर जल होने की संभावना है। सतही जल का मुख्य स्रोत नदी जल ही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि सतही जो जल है वो उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो उसका मुख्य स्रोत जो है वो नदियां हैं और नदियों में 1869 अरब घन मीटर जल होने की संभावना है। भारत में मुख्यतः 6 नदी बेसिनों में यह जल पाया जाता है, जिसमें सिंधु नदी, ये आपने +1 में सारे बेसिन पढ़ रखे हैं, गंगा नदी जो अपवाह तंत्र है उसमें, ब्रह्मपुत्रा नदी अपवाह तंत्र में, पूर्वी तट की ओर बहने वाली नदियों में और पश्चिम तट की ओर बहने वाली नदियों में यह जल पाया जाता है। नेक्स्ट है भूमिगत जल संसाधन। भूमिगत जो जल संसाधन है ये वो जल है जो धरातल के नीचे पाया जाता है। इसमें
देश के भूगर्भिक जल का विस्तृत भंडार है, परंतु इसका वितरण बड़ा असमान है। ये जो भूमिगत जल है ये कुओं के रूप में या नलकूपों के द्वारा या जल उत्थान की अन्य प्रक्रियाओं से उपलब्ध होता है। अगर हमें भूमिगत जल का प्रयोग करना है तो हमें कुएं खोदने पड़ेंगे या हमें नलकूप या ट्यूबवेल्स लगाने पड़ेंगे या हमें जो धरातल से पानी को निकालने की अन्य तकनीकें हैं वर्तमान समय में उनका उपयोग करना पड़ता है। हमारे देश में लगभग 433 अरब घन मीटर जल उपलब्ध है और जैसा हमने कहा कि ये बड़ा असमान है, तो जो भूमिगत जल है उसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है चट्टानों की संरचना, दूसरा है धरातलीय दशा, वहां की धरातलीय दशा कैसी है, जलापूर्ति की दशा कैसी है, वर्षा की मात्रा कैसी है, जैसे चट्टानों की संरचना है, चट्टानें किस प्रकार की हैं, आसानी से चट्टानों में जल रिस जाता है, प्रवेश्य चट्टानें हैं, ठीक है, या अप्रवेश्य चट्टानें हैं, धरातलीय दशा वहां की कैसी है, मिट्टी कैसी है वहां की, ये सब कारक जो है वो भूमिगत जल की मात्रा को प्रभावित करते हैं। भूमिगत जल की उपलब्धता के आधार पर भारत के 3 प्रदेश हैं। भारत को भूमिगत जल की उपलब्धता के आधार पर 3 प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदानों में मिट्टी जो है ये कोमल मिट्टी है, इसमें पानी आसानी से रिस जाता है, जिसके कारण यहाँ कुल भूमिगत जल का लगभग 42% जल उपलब्ध है। दूसरे स्थान पर है पठारीय, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो, यहाँ पर जल जो है वो कम मात्रा में है, परंतु यहाँ भी भूमिगत जल की मात्रा पाई जाती है। यहाँ कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार जो है वो लावा चट्टानों से निर्मित है, जिसके कारण यहाँ पानी कम मात्रा में चट्टानों में रिसता है। यहाँ आग्नेय प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ चट्टानें अप्रवेश्य हैं, इनमें पानी आसानी से नहीं रिस पाता है। तीसरा है तटीय मैदान, यहाँ पर भी जल पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि तटीय मैदानों में अधिकतर जो मिट्टी है वो काम प्रकार की मिट्टी ही पाई जाती है, जिसमें से आसानी से जल रिस जाता है। नेक्स्ट है जल संसाधनों का उपयोग। ये आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा है कि जल संसाधनों का उपयोग, हम जल का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो पहले है कृषि क्षेत्र। जो ये कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में भारत में अधिकतर जल का उपयोग किया जाता है। अगर हम संपूर्ण जल की बात करें, जो अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे कृषि के लिए, तो एस लिखा हुआ है और यू लिखा हुआ है। एस स्टैंड फॉर सरफेस वाटर, जो स्थायी जल है, स्थायी जल का जो 99% है, 89% जो है वो उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, और जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल के लगभग 92% जल जो है, 92% जो जल है उसका प्रयोग जो है वो सिंचाई के लिए किया जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में स्थायी जल का या भूमिगत जल किसका अधिकतर उपयोग जो है वो कृषि के लिए किया जाता है। तो यहाँ अंडरग्राउंड वाटर जो है, भूमिगत जल का अधिकतर प्रयोग जो है वो कृषि कार्य के लिए किया जाता है। अब इतने सारे जल के उपयोग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भारत जो है एक मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में स्थित है, जिसके कारण यहाँ वर्षा जो है उसमें कई बार अनिश्चितता पाई जाती है, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर वर्षा कम होती है। इसी वजह से भारत में अधिकतर जल का प्रयोग जो है वो सिंचाई के लिए किया जाता है। हमारे देश में जो वर्षा है वो काफी असमान है, वर्षा का वितरण काफी असमान है, और वर्षा मात्र 2 या 3 महीने ही होती है, जिसके कारण सारा साल सिंचाई के लिए जो जल कृषि के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, और यही वजह है कि भारत में अधिकतर जल का उपयोग जो है वो कृषि कार्य के लिए किया जाता है। दूसरा, जल से बिजली का उत्पादन होता है। ये आपको पता ही है कि जल से जो है वो बिजली का उत्पादन करता है, और भारत में लगभग 84,000 मेगावाट जल शक्ति उत्पादित करने की क्षमता है। घरेलू जलापूर्ति, घरेलू वर्तमान समय में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे घरेलू कार्यों के लिए जल की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। जो जल की मांग है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, और राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार पेयजल की आपूर्ति को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान समय में भी अगर आप न्यूज सुनते हो तो हर घर हर गांव के लिए जल जो है उसको उपलब्ध कराने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में जल
औद्योगिक क्षेत्र में जो जल है वो औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति की आवश्यकता है। 2025 तक उद्योगों को 120 अरब घन मीटर जल की आवश्यकता होने का अनुमान है। अगर यहाँ भी हम बात करें तो लगभग जो सरफेस वाटर है उसका जो 5% हिस्सा है, 2% हिस्सा है सरफेस वाटर का, वो उद्योगों में प्रयोग किया जा रहा है, और जो 5% है अंडरग्राउंड वाटर का उसका उपयोग जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में किया जा रहा है। घरेलू जल आपूर्ति की अगर बात करें तो सरफेस वाटर का जो है वो 9% हिस्सा, यहाँ सरफेस वाटर का 9% भाग जो है वो घरेलू जल के लिए उपयोग किया जा रहा है, और अंडरग्राउंड वाटर का 3% हिस्सा जो है वो इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, जल की आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो सतही जल का उपयोग ज्यादातर घरेलू कार्यों के लिए है। नेक्स्ट है जल संसाधनों की समस्याएं। तो जल संसाधनों की जो समस्याएं वर्तमान समय में जैसे जैसे मानव विकास की ओर बढ़ता जा रहा है और जल की जनसंख्या बढ़ने के कारण जल संसाधनों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, और ये समस्याएं जो है वो 3 वर्गों में यहाँ वर्गीकृत की गई हैं, जिसमें पहली है जल की उपलब्धता, उपयोग और गुणवत्ता से संबंधित समस्याएं वर्तमान समय में हमारे सामने आ रही हैं। अब जल की उपलब्धता या इसको जल का अभाव से भी व्यक्त कर सकते हैं। सभी के लिए पेयजल हेतु स्वच्छ जल व अन्य कार्यों के लिए जल का अभाव है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जलाभाव की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति जल की जो मांग है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, और शहरों में ये बहुत अधिक बढ़ गई है। तो जलाभाव की समस्या जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष में या संपूर्ण विश्व में आने वाले समय में और अधिक होगी। दूसरा है जल के प्रदूषण या उसकी गुणवत्ता की समस्या। तो जल की गुणवत्ता है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, या जल प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जैव और अजैविक जो तत्व हैं, जो ऐसे तत्व विषैले तत्व हैं, वो उनकी मात्रा निरंतर जल में मिलती जा रही है, जिसके कारण जल प्रदूषण या उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल के अतिदोहन की समस्या बढ़ी है, जिसके कारण उसकी गुणवत्ता में अभी कमी आई है। नेक्स्ट है समुद्रों में जाने वाले जल के उपयोग को सुलभ बनाने के लिए तकनीक का अभाव है। यह भी एक समस्या है कि समुद्रों में जो जाने वाला जल का उपयोग है, जल के उपयोग को सुलभ बनाने के लिए तकनीक का अभाव है। हमारे पास वर्तमान समय में बहुत सारा जल जो है वो बारिश का वो बिना उपयोग के ही समुद्रों में जाकर के मिल जाता है। तो हमारे पास ऐसी तकनीकें नहीं है जिसके कारण हम उस जल का उपयोग कर सकें और उसको सुरक्षित कर सकें। तो ये समस्याएं हैं जल से संसाधनों से जुड़ी हुई। नेक्स्ट है जल के गुणों का ह्रास। अब जल के गुणों का ह्रास से जो हमारा अभिप्राय है वो है जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल। जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल से जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। ऐसा जल जो पीने के योग्य है उसे जल गुणवत्ता कहते हैं या शुद्ध जल कहा जाता है। जब इस शुद्ध जल में बाह्य पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों और औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है, जब ये जल बाह्य पदार्थों, जो ये मैंने बाह्य पदार्थ अभी आपको बताया जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक कचरा, जब जल शुद्ध जल में आकर मिल जाते हैं तो जल के गुणों का ह्रास होता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं। जब ये पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल के गुण में कमी होती है और इसे मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते हैं। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों
और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं वे जल में घुल जाते हैं अथवा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुण में कमी आने से जलीय तंत्र प्रभावित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भौम जल स्तर को भी प्रदूषित करते हैं। कई बार ये विषैले पदार्थ जो है ये जल के भूमिगत जल तक पहुंच जाते हैं और उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। जब इस तरीके का अगर आप डायग्राम में देखें, जब इस तरीके के पदार्थ जो हैं शहरों में अधिकतर ये आपको देखने को मिलेंगी चीजें, जब शहरों का कचरा या औद्योगिक कचरा पानी में मिल जाता है, नदियों में मिल जाता है, तो वो जल के गुणों में कमी ला देता है। इसे ही जल के गुणों का ह्रास कहा जाता है। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो जो शुद्ध जल है, अगर आप देखें शुद्ध जल, अच्छी गुणवत्ता वाला पानी, तो जो ऊपरी क्षेत्र है, जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है, अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में आपको जल जो है वो शुद्ध अच्छी गुणवत्ता वाला देखने को मिलेगा। परंतु जैसे जैसे आप मैदानी क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, जैसे दिल्ली और दिल्ली यमुना नदी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ निम्न गुणवत्ता वाला पानी है और उसका मुख्य कारण है शहरों से जो कचरा है या जो औद्योगिक कचरा है इसे नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जल के जो गुण है उनमें ह्रास देखने को मिलता है, उसमें कमी आती रहती है। ऐसे ही संपूर्ण मैदानी क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र हैं, उन संपूर्ण शहरी क्षेत्रों में निम्न गुणवत्ता वाला जल देखने को मिलता है। जल संरक्षण और प्रबंधन। जल संरक्षण और प्रबंधन, जल संरक्षण से अभिप्राय है जल को सुरक्षित करना, हम किस तरीके से उसे बचा सकते हैं, और प्रबंधन हम कौन कौन से ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे जल को बचाया जा सके। तो अब इसकी आवश्यकता क्यों है जल संरक्षण की? अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता, जो पीने योग्य पानी है उसकी निरंतर जो उपलब्धता है वो घटती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने से उसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। सतत पोषणीय विकास का मतलब है ऐसा विकास जिसमें हम संसाधनों का ऐसे उपयोग करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का उपयोग कर सकें और संपूर्ण जो पारिस्थितिक तंत्र है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो इसी कारण जल के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावी नीतियां और कानून बनाने हैं और जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने हैं। जल बचत तकनीक, अब हम किस तरीके से कर सकते हैं? जल बचत तकनीक और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। जल बचत तकनीक और विधियों के विकास के अतिरिक्त हमें जल को प्रदूषण से भी बचाना चाहिए, हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, हमें इस तरीके की विधियों का अपनानी चाहिए जिससे हम पानी का कम उपयोग करें, लोगों को जागरूक करें, ठीक है, और जल को प्रदूषण से बचाएं, तभी जल का संरक्षण संभव है। इसके अतिरिक्त जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हम ये सब जो विधियां इनका प्रयोग कर सकते हैं। जल संभर विकास कार्यक्रम, चेक डैम बना करके पानी को संरक्षित कर सकते हैं, वर्षा जल को संग्रहित कर सकते हैं। जल के पुनः चक्रण के ऊपर हमें जोर देना चाहिए। अगर पुनः चक्रण की बात हो तो हमें जो जैसे जापान देश है, जापान देश में जल के पुनः चक्रण के ऊपर बड़े पैमाने पर जोर दिया जाता है। जो घरेलू हमारा जल वेस्ट होता है, जैसे बर्तन धोने से पानी है, नहाने वाला पानी है, उसका प्रयोग हम खेतीबाड़ी के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण का निवारण। किस तरीके से हम जल प्रदूषण से छुटकारा पा सकते हैं? उसके लिए सरकार ने समय समय पर बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारी नीतियां बनाई हैं ताकि
भारत में जो जल प्रदूषण की समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सके। तो जब नदियों में या पानी के अंदर बहुत सारे जो बाह्य पदार्थ मिल जाते हैं जिसके कारण जल प्रदूषित होता है, तो उसको कम करके हम जल प्रदूषण की जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए, जो हमारी सरकार है, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साथ मिलकर 507 स्टेशनों में जल संसाधन की गुणवत्ता को मॉनिटर किया और मॉनिटर स्टेशन स्थापित किए, और इन मॉनिटर स्टेशनों से जो आंकड़े प्राप्त हुए उनसे हमें जल प्रदूषण की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और इससे हमें क्या क्या पता लगा कि दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदी है। इन्हीं स्टेशनों से जो हमें आंकड़े मिले, उन आंकड़ों के आधार पर दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियां जो है वो अहमदाबाद में साबरमती है, लखनऊ में गोमती है, मदुरई में काली है, अड्यार है, कुओम है, बैगई, हैदराबाद में मूसी, कानपुर और वाराणसी में गंगा। इसके साथ साथ भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातुओं जैसे फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण के कारण होता है। ये हमने पहले ही पढ़ा कि अगर जब ये नदियों में गंदा पानी छोड़ा जाता है या जो अपशिष्ट छोड़े जाते हैं गंदे, कई बार ये भूमिगत जल तक पहुंच जाते हैं और भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। तो जल प्रदूषण निवारण के लिए पहले जो कार्य किया सरकार ने, वो मॉनिटरिंग स्टेशनों को स्थापित किया। किस तरीके से हम छुटकारा पा सकते हैं, तो मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए ताकि हमें जल प्रदूषण से संबंधित आंकड़े मिल सकें। वैधानिक व्यवस्थाएं, समय समय पर सरकार ने बहुत सारी वैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित की, जैसे जल अधिनियम 1974, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए। बहुत सारी वैधानिक व्यवस्थाएं सरकार ने समय समय पर लाई, परंतु वो सही ढंग से ही कार्यान्वित नहीं हो पाई, उन्होंने कार्य नहीं किए, जिसका परिणाम यह रहा कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए। जल उपकर अधिनियम 1977, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है, उससे भी सीमित प्रभाव हुए। और जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिक प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सरकार बहुत सारे नीतियां ला रही हैं, अधिनियम ला रही हैं, जिससे जल प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाया जा सके, परंतु इसका जो प्रभावशाली तरीका है वो है जागरूकता। अगर हम लोगों को जल के महत्ता के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में अवगत कराएंगे, तो जल प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से कृषिगत कार्यों और घरेलू कार्यों और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। जन जागरूकता करके ही हम जो बहुत सारा गंदा अपशिष्ट पदार्थ नदियों में छोड़ देते हैं या ऐसे ही पार छोड़ देते हैं, उनमें जागरूकता के द्वारा ही कमी लाई जा सकती है। तो इसी के साथ हमने आज जल प्रदूषण के संरक्षण, प्रबंधन, जल प्रदूषण की समस्याओं, उनके निवारण के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि आज जो हमने पढ़ा उसमें से कितने बच्चों को समझ आया है। तो नेक्स्ट आपके लिए क्विज टाइम है। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से पृष्ठीय जल का प्रमुख स्रोत क्या है? पृष्ठीय जल जो सतही जल है, नदियां, झीलें, तालाब या भूमिगत जल। जो पृष्ठीय जल का प्रमुख स्रोत क्या है? नदियां, झीलें, तालाब या भूमिगत जल। निम्नलिखित में से जल का स्रोत नहीं है। पहली ऑप्शन है नदियां, दूसरा है समुद्र, तीसरा है तालाब, चौथा है भूमिगत जल। भारत में जल संसाधन का उपयोग सबसे अधिक कैसे होता है? घरेलू जलापूर्ति के लिए, उद्योगों के लिए, सिंचाई के लिए, या चौथा जल विद्युत निर्माण के लिए। भारत की नदियों के सामान्य बहाव के अनुसार हमारी जल संपदा है
690 अरब घन मीटर, 1869 अरब घन मीटर, 433 अरब घन मीटर या 575 अरब घन मीटर। सही आंसर है पहले का है। अब आंसर आ गए इनके। निम्नलिखित में से पृष्ठीय जल का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर है नदियां। ये हमने पढ़ा था 1869 अरब घन मीटर जो है वो निम्नलिखित में से पृष्ठीय जल का प्रमुख स्रोत ही नदियां है। नदियों में अधिकतर जल पाया जाता है। निम्नलिखित में से जल का स्रोत नहीं है समुद्र। ठीक है, ये पीने के पानी की बात है बेटा। जो जल का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं उसके लिए की बात है। निम्नलिखित में से जल का स्रोत नहीं है तो समुद्र नहीं है। भारत में जल संसाधन का उपयोग सबसे अधिक कैसे होता है? सिंचाई के लिए। और चौथा है भारत की नदियों के सामान्य भाग के अनुसार हमारी जल संपदा है 1869 अरब घन मीटर। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।